Hello and welcome to Filler Form. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Filler Form. So आज हम लोग एक नए थिंकर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे जो कि है रॉबर्ट की मर्टन, जिनको आर के मर्टन के नाम से जनरली जाना जाता है। सो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। कंफर्म करिए, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल। अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं वो हम लोग उसका पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं आज हम लोगों ने। देख लीजिएगा उसको एक बार। ठीक है, वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है। स्टार्ट करते हैं फिर। सो जिन्होंने फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि वो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जो कि है अलीम10, जिसको यूज करने पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में जो भी फिलर फॉर्म ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको आप ये रेफरल कोड रिफर कर सकते हैं। और चूंकि ये रेफरल कोड फिलर फॉर्म के सारे कोर्सेज पर एप्लीकेबल है, तो न सिर्फ सोशियोलॉजी बल्कि कोई भी पेपर अगर लेना चाहते हैं, पेपर 1 या बाकी 14 जो क्लास पेपर 2 के सब्जेक्ट है हमारे पास, उसमें से भी अगर कोई फ्रेंड्स है रिलेटिव में लेना चाह रहा है आपके, तो आप मेरा रेफरल कोड दे सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक, और ये फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज पे एप्लीकेबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोशियोलॉजी बल्कि बाकी कोर्सेज के लिए भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और इस बार हम लोगों ने योगा और मैनेजमेंट का कोर्स ऐड किया है, तो आपकी जानकारी में जो भी योगा और मैनेजमेंट का कोर्स करना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। ठीक, हमारी डेली क्लासेस जो होती हैं वो 8 PM पे होती हैं। इन केस अगर 8 PM पे कोई क्लास नहीं होती है, टाइमिंग चेंज होता है, तो एक दिन के लिए ही चेंज होगा, उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जनरली हमारी क्लासेस डेली 8 बजे ही होंगी, उसके अलावा कोई भी टाइमिंग हमारा नहीं रहेगा। लेकिन इन केस अगर चेंज होती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में लिंक नहीं आता है, तो आप एक बार जाके 8 बजे चेक कर लीजिएगा क्लासेस हो रही है या नहीं हो रही है, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन पार्ट 1, जिसमें हम लोग आर के मर्टन के बारे में आज पढ़ेंगे। ये भी एक फंक्शनलिस्ट है। रॉबर्ट किंग मर्टन भी फंक्शनलिस्ट है, तो इनके कॉन्सेप्ट को आज देखेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरली मैं बताता ही हूँ आपको कि हम लोग उनके बारे में क्यों सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपको पता ही है वो। सो रॉबर्ट किंग मर्टन वॉज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। ये क्या थे? एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे who is considered a founding father of modern sociology। जो क्या माने जाते हैं? फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी माने जाते हैं, एंड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द सब फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। और ये जो है ज़्यादातर क्रिमिनोलॉजी पे इन्होंने काम किया है। क्रिमिनोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मिलते हैं रॉबर्ट की मार्टिन से, एंड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द सब फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। He served as the 47th president of American Sociological Association। तो अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के 47th प्रेसिडेंट भी रहे हैं ये रॉबर्ट किंग मर्टन। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सोशियोलॉजी में कितना बड़ा काम होगा रॉबर्ट किंग मर्टन का। He was born on 4th July 1910 in United States and died on 23rd of February 2003।
यानी कि 20 साल हुआ इनके डेथ का, यूनाइटेड स्टेट में ही इनकी डेथ हुई। He was influenced by Emile Durkheim, Talcott Parsons, George Simmel and Jacob Heller। फुल नेम है मेयर रॉबर्ट सोचली, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा देख लीजिए। वैसे रॉबर्ट की मर्टन के नाम से ही जाना जाता है इनको। इनसे जो लोग इन्फ्लुएंस थे वो कौन कौन से थे? मैरियो बॉन्ग, जॉर्ज सी हुमान्स, जेम्स सैमुअल कोलमैन, पीटर ब्लॉक, वाइटर सिस्टोमका, जो भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है इनका, ठीक, पियर पॉलो डोनाटी, ये सब इनसे इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस का देखने से ये पता चलता है, कभी भी क्रोनोलॉजी अगर थिंकर की आती है तो आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक। तो ये था कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रॉबर्ट किंग मर्टन का। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जनरली जैसे सारे थिंकर का देखते हैं, वैसे इनका भी सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? मेथडोलॉजी देखेंगे। मेथडोलॉजी क्या है, इनकी कार्यप्रणाली क्या है, वो देखेंगे हम लोग सबसे पहले। इनकी जो मेथडोलॉजी है, इन्होंने एम्पेरिकल अप्रोच फॉलो किया है। एम्पेरिकल अप्रोच, अनुभवजन्य दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया है। रॉबर्ट किंग मर्टन ने अपनी स्टडीज में एक एम्पेरिकल अप्रोच इस्तेमाल किया है। मर्टन आर्ग्यूज दैट सेंट्रल ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनलिज्म is in interpreting data by their consequences for larger structure in which they are implicated। तो ये जो है डेटा एनालिसिस की ज्यादातर बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल ओरिएंटेशन होता है फंक्शनलिज्म का, वो डेटा का इंटरप्रिटेशन होता है बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लार्जर स्ट्रक्चर, यानी कि उनका जो है क्या इंपॉर्टेंस है लार्जर स्ट्रक्चर के लिए, ये देखना होता है। इन विच दे आर इम्प्लीकेटेड, जिस स्ट्रक्चर में वो डाटा है इंटरप्रिटेट करना होगा कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है उस स्ट्रक्चर में, इसके बारे में बात करते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन। मर्टन का तर्क है कि कार्यात्मकता का केंद्रीय अभिविन्यास उन बड़ी संरचनाओं के लिए उनके परिणामों द्वारा डेटा की व्याख्या करना है जिसमें वो फंसे हुए हैं, ठीक, फंसे हुए नहीं कहेंगे, जिसमें वो रहते हैं। तो मार्टिन का क्या तर्क है कि कार्यात्मकता का जो केंद्रीय अभिविन्यास होता है वो क्या होता है, यानी कि एक जो कार्यात्मकता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या होता है, उन बड़ी संरचनाओं के लिए उनके परिणामों द्वारा डेटा को व्याख्या करना है, यानी कि डेटा की व्याख्या करना है कि उन डेटा का परिणाम बड़ी संरचना पे क्या होता है, कि डेटा का परिणाम बड़ी संरचना पे क्या होता है, इसकी व्याख्या करना होता है। अब ये कौन से डेटा का परिणाम देखेंगे? अब जो डेटा उस संरचना में मौजूद है उसी डेटा को देखेंगे कि उस डेटा की उस संरचना में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे बाकी हम लोगों ने फंक्शनलिज्म को, बाकी फंक्शनलिस्ट को देखा है कि लोग यही देखते हैं कि किस तरह से जो पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी है वो, या मतलब समाज के जो अलग अलग हिस्से हैं वो किस तरह से एकत्र होकर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में इंटीग्रेशन होता है, सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है। ये सारी चीजें वहाँ पे बताई जाती हैं। तो फंक्शनलिस्ट का काम ही यही होता है कि जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं या जितने भी सोसाइटी होते हैं उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो किस तरह से उस स्ट्रक्चर के, उस सोसाइटी के, उस सिस्टम के इंटीग्रेशन में काम आ रहे हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में काम आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे वो लोग रोक रहे हैं, ये सारी चीजें वो देखते हैं। तो फंक्शनलिस्ट का यही काम होता है कि उनका यही मानना होता है, हर चीज में ये फंक्शन देखते हैं, किसी भी पार्ट का फंक्शन क्या है। सोसाइटी में अगर कोई चीज है तो उसका फंक्शन जरूर हो, ठीक। Like Durkheim and Parsons, he analyzes society with reference to whether cultural and social structure are well or badly integrated। Durkheim and Parsons की तरह ये भी एनालाइज करते हैं कि सोसाइटी के रेफरेंस में जो इनके पार्ट्स हैं, कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है या खराब तरीके से इंटीग्रेटेड है, इस तरह वो उसको स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। So like Durkheim and Parsons, he analyzes society with reference to whether cultural
एंड सोशल स्ट्रक्चर आर वेल और बैडली इंटीग्रेटेड, या वो अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है या खराब तरीके से इंटीग्रेटेड है, इसी चीज की वो एनालिसिस करते हैं। डर्कीम और पार्सन की तरह वो इस संदर्भ में समाज का विश्लेषण करते हैं। ठीक, तो जैसा डर्कीम और पार्सन ने किया है वैसा ही वो समाज को इस संदर्भ में विश्लेषण करते हैं समाज का, कि क्या सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाएं उस समाज में एकीकृत हुई हैं अच्छी तरह से या खराब तरीके से, अच्छी तरीके से एकीकृत हुई हैं या बुरी तरीके से एकीकृत हुई हैं, इसी चीज की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, जैसा डर्कीम और पार्सन ने पहले किया है। तो डर्कीम को हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्सन को आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, मर्टन के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो आर के मर्टन का है, वो है सेल्फ फुलफिलिंग और डिफीटिंग प्रोफेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि सेल्फ फुलफिलिंग एंड डिफीटिंग प्रोफेसी किसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट से। ठीक, तो सेल्फ फुलफिलिंग और डिफीटिंग प्रोफेसी क्या होती है? सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट किंग मर्टन coined the expression and defined it as, तो ये जो सेल्फ फुलफिलिंग और डिफीटिंग प्रोफेसी है, इसका जो टर्म है ये सबसे पहले रॉबर्ट की मर्टन ने कॉइन किया था, और इसको वो डिफाइन करते हैं, इसके डेफिनेशन कैसे बताते हैं? अ फॉल्स डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन इवोकिंग अ न्यू बिहेवियर, एक किसी भी सिचुएशन की जो फॉल्स डेफिनेशन होती है उसकी वजह से एक न्यू बिहेवियर वजूद में आता है, which makes the original false conception comes true, जिससे क्या होता है, जो चीजें फॉल्स होती हैं वो ट्रू हो जाती है। यानी कि कोई चीज, कोई गलत चीज इतनी बार बताई जाती है, इतने सही ढंग से पेश की जाती है कि उसको लोग सही मानने लगते हैं और वो एक नए बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है और लोग उस बिहेवियर को सही मानने लगते हैं। इसी को सेल्फ फुलफिलिंग और डिफीटिंग प्रोफेसी कहा जाता है। तो sociologist Robert K. Merton coined the expression and defined it as a false definition of the situation, किसी भी सिचुएशन की एक false definition बताई जाती है और धीरे धीरे वो एक नए बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाती है जो एक ओरिजिनल मानी जाने लगती है, which makes the original false conception comes true, जो false conception था वो true बन जाता है। ठीक, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं आपके समाज में। ठीक, गलत होते 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 लोग उसको सही मानने लगते हैं। स्वयं को पूरा करने या पराजित करने की भविष्यवाणी क्या होती है? समाजशास्त्री रॉबर्ट की मर्टन ने इस अभिव्यक्ति को गढ़ा है, यानी कि इस अवधारणा को गढ़ा है, आप कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति से अच्छा होगा वर्ड यहाँ पे अवधारणा। अवधारणा को गढ़ा है और इसको परिभाषित इस तरह से करते हैं कि एक व्यवहार को उत्पन्न करने वाली स्थिति की एक झूठी परिभाषा, यानी कि एक झूठी परिभाषा जिससे एक नया व्यवहार उत्पन्न होता है जो मूल गलत धारणा को सच करती है, यानी कि जो एक मूल तरीके से गलत धारणा थी अब वो सच कर देती है उसको, यानी कि उसको सच बताने लगती है। ठीक, यानी कि किसी झूठ को इतना ज्यादा फैलाया जा रहा है कि वो एक टाइम के बाद वो सच हो जाता है। ठीक, इसी को स्वयं को पूरा करने या पराजित करने की भविष्यवाणी कहा जाता है। तो समाजशास्त्री रॉबर्ट किंग मर्टन ने इस अवधारणा को गढ़ा है और इसे परिभाषित किया है कि एक नया व्यवहार को उत्पन्न करने वाली स्थिति की झूठी परिभाषा जो मूल गलत धारणा को सच बताती है। As such, an individual expectation come true simply because the individual is acting as if those beliefs are already true. ठीक, तो कुछ इंडिविजुअल की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ट्रू हो जाए इस वजह से, क्योंकि उसका बिलीफ होता है कि ये जो तरीका है, ये जो एक्शन है, ये सही बताया गया है पहले से, इसके बारे में एक बिलीफ बन जाती है कि यही सही तरीका है किसी भी ड्रीम को, किसी भी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए। जनरली ये अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं। अमेरिकन ड्रीम क्या है? सोसाइटी जो है इक्वलिटी के बेस पे होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेस पे होगी, अपॉर्चुनिटीज के बेस पे होगी। ठीक, तो ये एक्सपेक्टेशन, इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन क्यों ट्रू होती है? क्योंकि वो मानता है कि जो है वो इस तरह की सोसाइटी बाद में वजूद में आएगी और मैं अगर ये एक्शन कर रहा हूँ तो इससे ये चीजें होंगी, वो ये उसका बिलीफ होता है, इस वजह से उसकी एक्सपेक्टेशन भी सही हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति की अपेक्षाएं
केवल इसलिए पूरी हो सकती हैं क्योंकि व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जैसे कि वो मान्यताएं पहले से ही सत्य हैं। ठीक, वो कार्य ही इसी तरह करता है ये मान के कि ये मान्यताएं सत्य ही हैं। ठीक, इसी वजह से उसकी अपेक्षाएं भी पूरी होती हैं। नेक्स्ट आता है मर्टन का फंक्शनलिज्म। हम लोग देखते हैं उन्होंने फंक्शनलिज्म में क्या बात की है, कार्यात्मकता में उन्होंने क्या बात की। ठीक, Merton's perception of functionalism, all standardized social and cultural beliefs and practices are functional for both society as a whole as well as individual in a society। तो मार्टन का कहना फंक्शनलिज्म में क्या है कि कोई भी सोशल एंड कल्चरल बिलीफ या प्रैक्टिसेस जो भी समाज में पाई जाती हैं वो फंक्शनल होती हैं उस समाज के लिए, उस पूरे समाज के लिए और उस समाज में रहने वाले इंडिविजुअल के लिए। ठीक, यानी कि उस इंडिविजुअल जो समाज में इंडिविजुअल है उसके लिए भी वो फंक्शनल होती हैं, वो कल्चरल और सोशल बिलीफ या प्रैक्टिसेस, और उसके साथ साथ पूरी सोसाइटी के लिए भी वो फंक्शनल होती है। ठीक, तो यही उनका फंक्शनलिज्म का नोशन था। Merton's perception of functionalism, all standardized social and cultural belief and practices are functional for both society as a whole as well as individual in society। ठीक, प्रकार्यवाद की मर्टन की धारणा जो है वो क्या है, प्रकार्यवाद में मर्टन क्या कहते हैं, क्या उनका मानना है प्रकार्यवाद के बारे में। तो ये कहते हैं कि सभी मानवीकृत सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास या प्रथाएं जो होती हैं, ठीक, सभी मानवीकृत सामाजिक, सांस्कृतिक विश्वास और प्रथाएं समाज में संपूर्ण समाज के साथ साथ व्यक्ति के लिए भी कार्यात्मक होती है। यानी कि ये जो भी किसी भी समाज में जो भी मानवीकृत सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास होते हैं या प्रथाएं होती हैं वो उस समाज के, पूरे समाज के लिए तो वो कार्यात्मक होती है, लेकिन उसके साथ साथ उस समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी वो कार्यात्मक होती है। ठीक, समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी वो कार्यात्मक होती है। इस फंक्शन में उन्होंने दो तरह के फंक्शन के बारे में बात किया है, एक लैटेंट फंक्शन और एक मैनिफेस्ट फंक्शन। ठीक, दो बड़े ब्रॉड टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में उन्होंने बात किया जिसमें लैटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में बात किया, अव्यक्त और प्रकट का। तो लैटेंट मतलब होता है जो छुपा हुआ हो, मैनिफेस्ट मतलब जो दिखता है। ठीक, मैनिफेस्ट मतलब जो दिखता है और लैटेंट मतलब जो छुपा हुआ। ठीक, तो डेफिनेशन मतलब मीनिंग से ही, लिटरल मीनिंग से भी आपको समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है। The recognized and intended consequences of any social pattern, यानी कि कोई भी फंक्शन हो रहा है उस फंक्शन से जो भी रिजल्ट निकलेगा अगर वो पहले से पता हो, उस रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज जो हो वो पहले से पता हो, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, सोशल पैटर्न कहलाती है। ठीक, नहीं मैनिफेस्ट फंक्शन कहलाती है, सॉरी सोशल पैटर्न नहीं, मैनिफेस्ट फंक्शन कहलाती है। किसी भी सामाजिक पैटर्न की मान्यता प्राप्त और इच्छित परिणाम जो होते हैं वो प्रकट कार्य करते हैं। जैसे हम लोग अगर मैरिज का एग्जाम्पल लें, विवाह का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें लैटेंट एंड मैनिफेस्ट क्या होगा। ठीक, विवाह का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पूरा आप देखेंगे विवाह की एक सेरेमनी होती है, वो सारी चीजें दिखती हैं आपको क्या हो रहा है उसमें। ठीक, 7 फेरे लग रहे हैं या निकाह हो रही है या और भी जो तरीके होते हैं शादी के, वो सारी चीजें आपको दिखती हैं। ठीक, और उसका रिजल्ट क्या होना है कि दो लोगों के बीच में शादी हो जाए, दो लोगों के बीच में शादी हो जाए और तो उसके बाद वो प्रोक्रिएशन होगा बच्चों का, चाइल्ड बियरिंग मतलब चाइल्ड का प्रोक्रिएशन होगा और उनका मेंटेनेंस होगा। ठीक, तो ये तो मैनिफेस्ट है, ये पहले से ही इंटेंडेड होता है, रिकॉग्नाइज होता है। इसका लैटेंट फंक्शन क्या हो सकता है, इसका लैटेंट फंक्शन ये हो सकता है कि दो फैमिली के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह से लैटेंट फंक्शन कह सकते हैं उसको। ठीक, तो द रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी सोशल पैटर्न इज कॉल्ड मैनिफेस्ट फंक्शन। किसी भी सामाजिक पैटर्न की मान्यता प्राप्त और इच्छित परिणाम जो होता है वो प्रकट कार्य कहलाता है। जैसे हमने विवाह के बारे में बात की, आप सारी चीजें देखते हैं, विवाह की जो सेरेमनी होती है, सारी चीजें होती हैं, उसके भी सारे परिणाम क्या होंगे, इच्छित परिणाम या मान्यता प्राप्त परिणाम क्या होंगे, दो
लोगों की शादी होती है, उसके बाद उनको बच्चों के प्रजनन के लिए ये एक प्रकट कार्य होता है, इच्छित परिणाम होता है कि बच्चों का इससे क्या होगा, प्रजनन होगा, उनकी देखभाल होगी। लेकिन उसका अगर हम लोग अव्यक्त कार्य देखें तो दो फैमिली आपस में एक रिलेशन में जुड़ जाती है, ठीक, वो अव्यक्त कार्य कहलाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे उसके बारे में, ठीक। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल अगर ले लें, जो सेरेमनीज होती हैं हमारे धर्म में, ठीक, बहुत सारी सेरेमनीज होती है, ईद होती है, दिवाली होती है, होली होती है, ये सारी चीजों का एक लेटेंट रिकॉग्नाइज फंक्शन है कि हम लोग त्योहार मनाते हैं, त्योहार मनाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका लेटेंट फंक्शन देखा जाए तो उससे क्या हो रही है कि आपस में यूनिटी क्रिएट हो रही है, एक कम्युनिटी की फीलिंग आ रही है आपस में, कि जब आप ये सारे त्योहार मनाते हैं तो एक कम्युनिटी की फीलिंग आती है, कम्युनिटी फीलिंग आती है, ठीक, एक लगता है कि आप एक किसी समुदाय से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, हर चीज का एक लेटेंट फंक्शन होता है और एक मैनिफेस्ट फंक्शन होता है। मैनिफेस्ट फंक्शन जो आप सोच के जो काम करते हैं वो, और लेटेंट फंक्शन जो उस एक छुपा हुआ फंक्शन होता है जो उसके रिजल्ट में होता है, ठीक। लेटेंट फंक्शन क्या है? द अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनइंटेंडेड, ठीक है। तो अगर रिकॉग्नाइज है, इंटेंडेड है, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, अन लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, लेटेंट हो जाएगा, ठीक। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी सोशल पैटर्न इज कॉल्ड लेटेंट फंक्शन। बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया कि लेटेंट फंक्शन क्या होगा इसका, ठीक। अव्यक्त कार्य किसी भी सामाजिक पैटर्न के गैर मान्यता प्राप्त और अनपेक्षित परिणाम जो होते हैं वो अव्यक्त कार्य कहलाते हैं। किसी भी सामाजिक पैटर्न के गैर मान्यता प्राप्त और अनपेक्षित परिणाम जो होते हैं वो अव्यक्त कार्य कहलाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन क्या है? शिथिलता। डिसफंक्शन आर एनी सोशल एलिमेंट्स दैट डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी वजह से सोसाइटी की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचता हो, स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता हो, उसको डिसफंक्शन कहा जाता है, ठीक। डिसफंक्शन आर एनी सोशल एलिमेंट्स दैट डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी एंड कॉजेज द सोसाइटी नॉट टू रन स्मूथली, ठीक। जो जिसकी वजह से सोसाइटी सही तरीके से काम ना कर पाए उसको डिसफंक्शन कहते हैं। जैसे कोरोना ने पूरी सोसाइटी की स्टेबिलिटी को बर्बाद कर दिया और जिसकी वजह से सोसाइटी स्मूथली फंक्शन नहीं कर पा रही थी। तो वो किस तरह की स्थिति है? वो डिसफंक्शन की स्थिति, ठीक। डिसफंक्शन आर एनी सोशल एलिमेंट्स दैट डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी एंड कॉजेज द सोसाइटी नॉट टू रन स्मूथली। वार हो रहा है, ठीक, वार की वजह से भी अनस्टेबिलिटी आती है, ठीक, और सोसाइटी स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाती, तो वो भी क्या है? डिसफंक्शन, ठीक। शिथिलता कोई भी सामाजिक तत्व है जो किसी समाज की स्थिरता को बाधित करता है, यानी कि कोई भी ऐसा सामाजिक तत्व जिसकी वजह से समाज की स्थिरता में बाधा आती हो और समाज को सुचारू रूप से नहीं चलाने का कारण बनता हो, तो उसको शिथिलता कहा जाता है, ठीक। ऐसा सामाजिक तत्व जिसकी वजह से समाज की जो एक स्थिरता है उसमें बाधा है और जिसकी वजह से जो है क्या होता है, सुचारू रूप से समाज कार्य न कर पाता हो, तो उसी को शिथिलता कहा जाता है। नेक्स्ट आता है नॉन फंक्शन, यानी कि गैर कार्य। नॉन फंक्शन, गैर कार्य। तो नॉन फंक्शन और डिसफंक्शन से आपको एक चीज का डिफरेंस समझना होगा। डिसफंक्शन से सोसाइटी की स्टेबिलिटी खराब होती है, नॉन फंक्शन से कुछ नहीं होता है, उसके रहने ना रहने से सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिसफंक्शन और नॉन फंक्शन दोनों एक ही चीज नहीं हो सकती। डिसफंक्शन से डिस्टर्बेंस आता है, स्मूथली सोसाइटी रन नहीं कर पाती है, ठीक, यानी कि स्थिरता में बाधा आती है और सुचारू ढंग से समाज कार्य नहीं कर पाता, उसी को हम लोग शिथिलता या डिसफंक्शन कहते हैं। गैर कार्य और शिथिलता में यही डिफरेंस है कि गैर कार्य जो होते हैं वो उससे समाज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसकी स्थिरता में भी कोई बाधा नहीं आती है और वो सुचारू ढंग से काम करते हैं, उसका रहना न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज में, इसी को नॉन फंक्शन कहा जाता है। नॉन फंक्शन विच ही डिफाइंड एज कॉन्सिक्वेंसेस दैट आर सिंपली इररिलेवेंट, यानी कि जिसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है, बहुत ही इररिलेवेंट चीजें हैं, टू द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, यानी कि उस सिस्टम के लिए वो इररिलेवेंट होते हैं, किसी भी उस समाज के लिए वो इररिलेवेंट होते हैं, ठीक। गैर कार्य जिसे उन्होंने ऐसे परिणामों के रूप में परिभाषित किया है जो विचाराधीन प्रणाली के लिए बिल्कुल
अप्रासंगिक होते हैं, यानी कि किसी काम के नहीं होते हैं। समाज में अगर वो रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, समाज में ऐसे कार्य ना भी रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे फंक्शन समाज में हो तब भी समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नहीं भी हो तब भी समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समाज अपना कार्य करता है। ठीक। देयर आर 3 क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनल पॉस्टुलेट। तो 3 जो है फंक्शनल पॉस्टुलेट्स को आर के मार्टन ने क्रिटिसाइज किया है। जो तीनों मेलिनोव्स्की और रैडक्लिफ ब्राउन ने पॉस्टुलेट दिए थे, उन्हीं तीनों पॉस्टुलेट को क्रिटिसाइज किया है आर के मार्टन ने। कार्यात्मक पॉस्टुलेट की 3 आलोचनाएं दी हैं आर के मार्टन ने। एक पहला क्या है, द पॉस्टुलेट ऑफ द फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी। फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी जो कि रैडक्लिफ ब्राउन ने दिया था कि हमेशा जो है फंक्शनल यूनिटी होती है, एक हार्मोनियस यूनिटी होती है, उसी में फंक्शन करती है पूरे सोसाइटी के पार्ट्स। ठीक, यानी कि फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी होती है। ये रैडक्लिफ ब्राउन का कॉन्सेप्ट था, पॉस्टुलेट था, जिसको बाद में आर के मार्टन ने क्रिटिसाइज किया। समाज की कार्यात्मकता एकता का सिद्धांत, जिसको जो है जिसकी आलोचना किया है आर के मार्टन ने, जिसको रैडक्लिफ ब्राउन ने दिया था कि समाज हमेशा जो है समंजस तरीके से कार्य करते हैं। समाज के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी हिस्से होते हैं, वो समंजस तरीके से कार्य करते हैं। तो इसी को क्रिटिसाइज किया है, इसी की आलोचना किया है आर के मार्टन। क्या कहते हैं इसमें? दूसरा क्या है, द पॉस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म यानी कि एक पार्ट अगर एक सोसाइटी में कोई काम कर रहा है तो वो पार्ट जो है दूसरी सोसाइटी में भी वही काम करेगा सेम। जैसे रिलीजन अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन का काम कर रहा है तो यहाँ पे भी रिलीजन ही चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। ठीक, रिलीजन ही वही इंटीग्रेशन का काम करेगा। द पॉस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, ये मेलिनोव्स्की का कॉन्सेप्ट था। सार्वभौमिक कार्यात्मकता का अभिधारणा, मेलिनोव्स्की का कॉन्सेप्ट था, इसकी भी आलोचना किया है आर के मार्टन ने। द पॉस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी, यानी कि जो भी फंक्शन होते हैं उसको डिस्पेंसिबल नहीं किया जा सकता, यानी कि वो हर समाज में पाए जाएंगे, उसको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक, ये मेलिनोव्स्की ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अपरिहार्यता का अभिधारणा मेलिनोव्स्की की है, इसकी भी आलोचना आर के मार्टन ने की है। तो यही 3 पॉस्टुलेट थे जिसकी आलोचना आर के मार्टन ने किया है। इट डजंट अकाउंट फॉर डिसफंक्शन एंड अदर अल्टरनेटिव दैट कैन डू अ बेटर जॉब फॉर सोसाइटी। ये कहते हैं कि जो डिस्पेंसिबिलिटी आप कह रहे हैं, इसकी वजह से जो है डिसफंक्शन नहीं होता है, लेकिन ये जो है कुछ एक अल्टरनेटिव हो सकते हैं जो वही काम कर सकते हैं। जैसे कम्युनिज्म जो है रिलीजन का काम करेगा, ठीक, कम्युनिज्म जो है वो रिलीजन का काम कर सकता है। ठीक, इस तरह से हम एक अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं जो वही सेम काम करेगा जो पहले दूसरा इंस्टीट्यूशन या दूसरा पार्ट कर रहा था। It doesn't account for dysfunction and other alternatives that can do a better job for society. ये शिथिलता और अन्य विकल्पों के लिए जिम्मेदार नहीं है जो समाज के बेहतर काम कर सकते हैं। फंक्शनल इक्विवेलेंट, अभी सबको जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने फंक्शनल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट दिया, फंक्शनल अल्टरनेटिव का काम दिया, यानी कि एक सोसाइटी में अगर कोई इंस्टीट्यूशन कोई पार्ट काम कर रहा है तो उसके इक्वल काम करने वाला दूसरा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है दूसरी सोसाइटी में। ठीक, जैसे कम्युनिज्म जो है एक सोसाइटी में रिलीजन का अगर काम कर रहा है इंटीग्रेशन का, दूसरी जगह पे कम्युनिज्म वही काम कर सकता है जो यहाँ पे रिलीजन कर रहा है। इसीलिए इन्होंने फंक्शनल इक्विवेलेंट और फंक्शनल अल्टरनेटिव का कॉन्सेप्ट दिया है। कार्यात्मक समकक्ष व कार्यात्मक विकल्प, यानी कि उसके जैसे काम करने वाले बहुत से इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुत से हिस्से होते हैं, और उसके अलग विकल्प भी हो सकते हैं। ठीक, इन सारे पॉस्टुलेट को आर के मार्टन ने क्रिटिसाइज किया है, रैडक्लिफ ब्राउन के और मेलिनोव्स्की के पॉस्टुलेट्स को। उसके बाद उन्होंने इक्विवेलेंट और अल्टरनेटिव का कॉन्सेप्ट दिया है, समकक्ष और विकल्प का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक, नेक्स्ट आता है रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर की बात किया है आर के मार्टन ने, लेकिन ओरिजिनली ये जो टर्म है ये एच.एस. हाइमन के द्वारा दिया गया है। ओरिजिनली ये टर्म एच.एस. हाइमन के द्वारा दिया गया है। रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर का जो टर्म है वो सबसे पहले एच.एस. हाइमन ने किया था, बाद में आर के मार्टन ने यूज किया है। अगर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो श्रीनिवास ने यूज किया है।
ठीक, reference group act as a frame of reference to which people always refers to evaluate their achievement, their role performance, aspiration and ambition. ठीक, तो रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? एक ग्रुप होता है, ठीक, जो क्या करता है, रेफरेंस ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसको देखकर हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं। जो भी चीजें हम करते हैं हम उन्हीं को देख के करते हैं कि उनके जैसा हम कर पा रहे हैं कि नहीं, हम उनके जैसा अचीवमेंट ले पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, सारी चीजें हम एक ग्रुप बना लेते हैं रेफरेंस ग्रुप। जैसे आपका रेफरेंस ग्रुप अभी इस समय क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक, वो आपका रेफरेंस ग्रुप है। तो हम अपनी जितनी भी परफॉर्मेंस होगी हम उससे लिंक करके देखेंगे कि क्या हम उस तरीके से फंक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं, उतनी नॉलेज है हमारे पास कि नहीं, उस तरीके के एक्शन परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो एक रेफरेंस ग्रुप हर आदमी का होता है। ठीक, रेफरेंस ग्रुप दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप वो होते हैं जो एक पर्सन चाहता है उस ग्रुप का हिस्सा बनना, और नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप हो सकते हैं जो एक पर्सन चाहता है कि उस ग्रुप का हिस्सा कभी ना बने। ठीक, दोनों रेफरेंस ग्रुप कहला सकते हैं। रेफरेंस ग्रुप act as frame of reference to which people always refers to evaluate their achievement, their role performance, aspiration, ambitions. ठीक, संदर्भ समूह व्यवहार एच एस हाइमन के द्वारा सबसे पहले दिया गया था, बाद में आर.के. मेटन ने यूज किया है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो श्रीनिवास ने। संदर्भ समूह संदर्भ के एक फ्रेम के रूप में कार्य करते हैं जिसके लिए हमेशा अपनी उपलब्धियां, उनकी भूमिका के प्रदर्शन, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि एक पर्सन का हमेशा एक संदर्भ समूह होता है, जिस संदर्भ समूह के अकॉर्डिंग जो है अपनी उपलब्धियों को, अपनी भूमिका प्रदर्शन को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को का मूल्यांकन वो उसी संदर्भ समूह को देख के ही करता है। एक नकारात्मक संदर्भ समूह होता है और एक सकारात्मक संदर्भ समूह होता है। सकारात्मक संदर्भ समूह कौन सा होता है? जिसमें एक व्यक्ति उस समूह का हिस्सा बनना चाहता है, जबकि नकारात्मक समूह वो होता है जिसमें एक व्यक्ति उस समूह का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहता। जैसे एक आदमी का हो सकता है आर्मी जो है वो रेफरेंस ग्रुप हो, तो वो आर्मी की जैसी एक्टिंग करेगा, डेली एक्सरसाइज करेगा, डेली जो है रनिंग करेगा, ये सारी चीजें वो उसी को देख के करेगा, तो उसके जैसा बनना चाह रहा है इसलिए वो सारी चीजें करता है। ठीक, जबकि जो नकारात्मक संदर्भ समूह होता है क्रिमिनल, जैसे आप चोर उचक्कों को देखते हैं, ठीक, तो वो क्या है? अपराधी जो होते हैं उनको देख के हम ये कहते हैं कि हम जो है इनके जैसे नहीं बनना चाह रहे, तो वो भी एक आपका संदर्भ समूह हो गया, लेकिन वो नकारात्मक संदर्भ समूह होगा। वो कैसा संदर्भ समूह होगा? वो नकारात्मक संदर्भ समूह है। अमेरिकन ड्रीम के बारे में क्या बात करते हैं? अभी हम लोगों ने थोड़ी सी बात की है इसकी। ठीक, तो मर्टन क्या बात करते हैं अमेरिकन ड्रीम के बारे में? मर्टन आर्ग्यूड दैट द कल्चरल सिस्टम ऑफ द यूएसए वाज बिल्ट ऑन द अमेरिकन ड्रीम। ये कहते हैं कि जो यूएसए का कल्चरल सिस्टम है वो पूरा का पूरा अमेरिकन ड्रीम पे ही बिल्ट किया गया है। अ सेट ऑफ मेरिटोक्रेटिक प्रिंसिपल, अमेरिकन ड्रीम क्या है? एक सेट ऑफ मेरिटोक्रेटिक प्रिंसिपल है, which assured the American public, जो क्या करता है अमेरिकन पब्लिक को ये यकीन दिलाता है कि that equality of opportunity was available to all, ठीक, इन सारे लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, रिगार्डलेस ऑफ क्लास, जेंडर और इथनिसिटी। यानी कि क्लास, जेंडर, इथनिसिटी के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। इसी के बेस पे ही पूरा कल्चरल सिस्टम यूएसए का बना है, जिसको आर.के. मर्टन ने अमेरिकन ड्रीम कहा है। ठीक, तो मर्टन आर्ग्यूड दैट द कल्चरल सिस्टम ऑफ यूएसए वाज बिल्ट on the American dream set of meritocratic principle which assured the American public the quality of opportunity was available to all regardless of class, gender or ethnicity। ठीक, अमेरिकन ड्रीम के बारे में क्या बात करते हैं? अमेरिका अभी लास्ट में मैं बता दूंगा 5 मिनट में कि आपको कैसे वो मिलेंगी वो सारी चीजें, जो भी क्लास आपकी मिस हो गई।
कि क्लास में मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा किस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो भी क्लास अभी क्लास करिए, बाद में हम लोग बता देंगे। अमेरिकन ड्रीम, मार्टन ने तर्क दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सांस्कृतिक प्रणाली अमेरिकन ड्रीम पर बनाई गई। तो ये कहते हैं कि जो भी संयुक्त राज्य अमेरिका की सांस्कृतिक प्रणाली है वो इसी अमेरिकन ड्रीम के बेसिस पे ही बनाई गई, इसी को बुनियाद बनाकर ही बनाई गई थी। ये क्या था, एक मेरिटोक्रेटिक सिद्धांत है जो ये बताता है, सिद्धांत का एक सेट है जो ये बताता है अमेरिकी जनता को ये आश्वासन देता है, ये विश्वास दिलाता है कि वर्ग, लिंग या जातीयता के बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है, सारे लोगों को समानता का अवसर दिया जा रहा है, सारे लोगों को समान अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसी को आर के मार्टन ने अमेरिकन ड्रीम या अमेरिकन स्वप्न कहा। अमेरिकन स्वप्न, अमेरिका का स्वप्न कह सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रोल सेट, भूमिका सेट। अब रोल सेट या भूमिका सेट क्या होता है? रॉबर्ट किंग मर्टन डिस्क्राइब रोल सेट एज द कंप्लीमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। रोल सेट क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन विच पर्सन आर इन्वॉल्व बिकॉज दे ऑक्यूपाई अ पार्टिकुलर सोशल स्टेटस। क्योंकि उसके पास एक पार्टिकुलर सोशल स्टेटस है, उसकी वजह से उसको बहुत सारे सेट ऑफ रोल्स मिलते हैं, उसी को आर के मर्टन ने रोल सेट कहा। रॉबर्ट के मर्टन ने रोल सेट का, भूमिका सेट का वर्णन समाज संबंधों के पूरक के रूप में किया है, जिसमें व्यक्ति शामिल होता है क्योंकि वो एक विशेष सामाजिक स्थिति पर कब्जा किए हुए है, यानी कि उसके पास एक विशेष सामाजिक स्थिति होती है और उससे जुड़े हुए बहुत सारे रोल्स होते हैं, जो वो बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं जो वो निभाता है, उसी को मर्टन ने रोल सेट कहा है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, जैसे फादर, फादर क्या है? एक स्टेटस है, सोशल स्टेटस है। ठीक, फादर क्या है? एक सोशल स्टेटस है। एक सामाजिक स्थिति है। अब इससे जुड़े हुए बहुत सारे रोल, बहुत सारे रोल क्या है? बच्चों के फूड का इंतजाम करना फादर का काम है। ठीक, उनके एजुकेशन का इंतजाम करना किसका काम है? फादर का काम है। ठीक, उनके ड्रेसिंग का इंतजाम करना किसका काम है? फादर का काम है। उनके रहने का इंतजाम यानी कि रेसिडेंस का, ठीक, ये सब किसका काम है? फादर का। ये सारे काम वो निभा रहा है, तो ये क्या है? उसका रोल सेट कहलाता है। एक स्टेटस से जुड़े कई रोल हो गए। फादर एक स्टेटस था जिससे जुड़ा कई रोल हो गए, तो इसी को क्या कहा जाता है? रोल सेट कहा जाता है। एक स्टेटस से जुड़े जितने भी रोल हैं वो सब क्या कहलाएंगे? रोल सेट कहलाएंगे। पिता का काम होता है खाने का इंतजाम करना, शिक्षा का इंतजाम करना, कपड़ों का इंतजाम करना और रहायश गाय का इंतजाम करना, यानी कि घर का इंतजाम करना। तो ये सारे रोल जो है वो एक फादर की स्थिति से जुड़े हुए हैं, पिता के सामाजिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। इसी को रॉबर्ट किंग मर्टन ने रोल सेट कहा है। यानी कि आप इसको अगर दूसरी तरीके से समझें तो ये कह सकते हैं कि एक सोशल स्टेटस के कई रोल होते हैं। ठीक, एक सोशल स्टेटस के कई रोल होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेटस सेट। अब स्टेटस सेट क्या होता है? पहले हम लोग इसको डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या है। A status set is a collection of social statuses that an individual hold, यानी कि एक इंडिविजुअल के पास जितने भी स्टेटस होते हैं उन सब स्टेटस को मिला दिया जाए तो वो स्टेटस सेट कहलाता है। A person may have status of daughter, may have status of wife, may have status of mother, may have status of student, may have status of worker, may have status of church member and may have status of citizen।
एक स्थिति सेट क्या कहलाती है? सामाजिक स्थितियों का एक संग्रह होता है जो एक व्यक्ति धारण करता है, यानी कि जितने भी एक व्यक्ति के पास जितना भी स्टेटस है वो सब जो है वो उसकी स्थिति सेट कहलाएगी। जितना भी उसके पास स्थिति है वो सारी स्थितियों का संग्रह स्थिति सेट कहलाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, एक छात्र हो सकती है, एक कार्यकर्ता हो सकती है, एक चर्च की सदस्य हो सकती है और उसके साथ साथ एक नागरिक हो सकती है। ठीक, जैसे कोई भी एक गर्ल है या सन को ले लीजिए, कोई भी एक मेल है, समझ लो एक्स जो है एक मेल है। ठीक, अब इसका स्टेटस एक क्या हो सकता है? ये किसी का सन होगा, सन एक स्टेटस है। ये किसी का जो है फादर होगा, ये स्टेटस है। ठीक, ये किसी का हस्बैंड होगा, ये एक स्टेटस है। ये हो सकता है किसी कंपनी का मैनेजर हो, ये एक स्टेटस है। ठीक, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो मेंबर हो, कार्यकर्ता हो। ठीक, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, ये एक स्टेटस है। और ये एक इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन। और भी बहुत सारे स्टेटस हो सकते हैं। इन सब स्टेटसों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसी को स्टेटस सेट कहा जाता है, इसी को स्थिति सेट कहा जाता है, स्थिति संग्रह कहा जाता है। ठीक, तो यही है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, वो बेटा भी हो सकता है। ठीक, वो पिता भी हो सकता है, वो हस्बैंड भी हो सकता है या ब्रदर भी हो सकता है। इसमें एक स्टेटस और जोड़ सकते हैं आप। ठीक, वो पति हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हो सकता है, किसी चर्च का सदस्य हो सकता है, भारत का नागरिक है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का मामू हो सकता है, किसी का फूफा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी का चचा हो सकता है। तो ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में जितने भी स्टेटस हैं वो सब अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? स्टेटस सेट हो जाता है, स्थिति संग्रह हो जाती है, स्थिति सेट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है स्टेटस सीक्वेंस। स्टेटस सीक्वेंस किसको कहेंगे? ठीक, एज ए सीरीज ऑफ स्टेटसेस विच ही हैज ऑक्युपाइड और ट्रांजिशन टू इन हिज लाइफ सीक्वेंस, यानी कि उसके लाइफ में जो स्टेटस आते रहते हैं उसी को स्टेटस सीक्वेंस कहा जाता है। स्थिति की एक श्रृंखला के स्टेटस सेट और स्टेटस सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है ये बताया। स्टेटस सेट आपको समझ में हो गया, जितने भी स्टेटस हैं सबको काउंट कर लीजिए, वो एक स्टेटस सेट हो गया। स्टेटस सीक्वेंस क्या होता है? एक मेल है, ठीक, सपोज करिए एक्स जो हम लोगों ने लिया, वो पैदा होते ही तो फादर नहीं बन गया, पैदा होते ही वो क्या बन सकता है? सन बन सकता है या ग्रैंड सन बन सकता है। पैदा होते ही ना ही हस्बैंड बनेगा ना ही फादर बनेगा। उसके बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक, तो ये क्या बन गया? हस्बैंड बन गया। ठीक, उसके बाद हस्बैंड बनने के बाद शादी हुई तो फिर हस्बैंड बना, उसके बाद क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा।
ठीक, अब इसी बीच में हो सकता है ये जो है एक कंपनी का HR बना हूं पहले, फिर उसी कंपनी का मैनेजर बना हूं, ठीक, फिर लास्ट में जाके उसी कंपनी का ओनर बन गया, ठीक। तो ये भी सीक्वेंस कहलाएगा, और ये भी सीक्वेंस कहलाएगा, हस्बैंड बन रहा है, फिर फादर बन रहा है, फिर ग्रैंडफादर बन रहा है, ठीक। इसको कहते हैं सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में वो स्टेटस एक्वायर करते जा रहा है, इसी को स्टेटस सीक्वेंस कहा जा रहा है। तो ये समझ में आ गया स्टेटस सेट और स्टेटस सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक। क्योंकि ये कई बार आपको कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में कि इसको स्टेट, दोनों ऑप्शन होते हैं, इसको स्टेटस सेट कहेंगे या स्टेटस सीक्वेंस कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा क्या कहते हैं इसको। नेक्स्ट होता है रोल मॉडल। रोल मॉडल क्या होता है? प्रेरणा स्रोत। रादर देन मॉडलिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, पीपल टेंड टू मॉडल सेट ऑफ बिहेवियर। एक इंडिविजुअल बिहेवियर को मॉडल करने के बजाय वो सेट ऑफ बिहेवियर को मॉडल करने की कोशिश करते हैं, ठीक। सैलिएंट एंड कंट्रोलिंग स्टेटस, चलिए ये तो अलग चीज है, ठीक। रादर देन मॉडलिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, पीपल टेंड टू मॉडल सेट ऑफ बिहेवियर। यानी कि किसी इंडिविजुअल बिहेवियर को, किसी एक आदमी के बिहेवियर को कॉपी करने के बजाय जो इंडिविजुअल होते हैं वो पूरे एक सेट ऑफ बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न लोगों को कॉपी करते हैं। तो वेस्टर्न लोगों में हम किसी एक आदमी को तो कॉपी नहीं करते, बल्कि वहाँ की जितने भी चीजें हैं, सारी चीजों को, एक सेट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो यही है कि रादर देन मॉडलिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, पीपल टेंड टू मॉडल सेट ऑफ बिहेवियर। जैसे कि अगर आर्मी, तो आर्मी में किसी एक आदमी को थोड़ी कॉपी करेंगे कि उसके बाल कैसे हैं, या वो क्या चीज पहनता है, कैसे पहनता है, कैसा उसके डेली किस तरह की एक्टिविटीज होती है, वो सारी चीजें नहीं कॉपी करेंगे, बल्कि पूरे आर्मी के जो एक सेट ऑफ बिहेवियर है उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यही है रोल मॉडल, ठीक। रादर देन मॉडलिंग इंडिविजुअल बिहेवियर्स, पीपल टेंड टू मॉडल सेट ऑफ बिहेवियर। व्यक्तिगत व्यवहारों को मॉडलिंग करने के बजाय, यानी कि व्यक्तिगत व्यवहारों को कॉपी करने के बजाय लोग जो है व्यवहार के मॉडल सेट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कि किसी एक व्यक्ति को कॉपी करने के बजाय पूरे मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उसी को आर.के. मार्टिन ने प्रेरणा स्रोत कहा। सैलिएंट एंड कंट्रोलिंग स्टेटस के बारे में बात किया है आर.के. मार्टिन ने, जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, हु हैज टॉक्ड अबाउट salient and controlling status? So it is R.K. Martin who talked about salient and controlling status. प्रमुख और नियंत्रित स्थिति के बारे में बात कौन करता है? ये R.K. Martin ही बात करते हैं प्रमुख और नियंत्रित स्थिति के बारे में। फोकस ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात किया है R.K. Martin ने, फोकस ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात किया है, ठीक। कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो पहली मेथोडोलॉजी में मैंने बताया कि ये कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं आर.के. मार्टिन, ठीक। सामग्री विश्लेषण की बात करते हैं आर.के. मार्टिन। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो किसके हैं? आर.के. मार्टिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के बारे में बात किया है आर.के. मार्टिन ने, जिसमें वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। एंटीसिपेटरी किसको कहते हैं? एंटीसिपेटरी कहते हैं जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हो और उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा जाता है, ठीक। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस फैसिलिटेटेड बाय सोशल इंटरेक्शन, in which non-group member learn to take on the values and standard of group that they aspire to join। यानी कि जिस जो ग्रुप को वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके वैल्यूज को, उसके बिहेवियर को, उसके तौर तरीके को वो सीखने की कोशिश करते हैं जिस ग्रुप का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई अगर आर्मी में जाना चाह रहा है तो आर्मी से पहले उसको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। वही ट्रेनिंग क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। वही ट्रेनिंग क्या कहलाएगी? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। सो एज टू ईज देयर एंट्री इनटू द ग्रुप, ताकि आसानी से उस ग्रुप में वो एंट्री कर पाए।
ठीक, and help them interact competently once they have been accepted by you। और जो है उस ग्रुप में जब वो हिस्सा बन जाए तो उस ग्रुप के लिए कॉम्पिटेंट हो जाए, यानी कि उस ग्रुप के लायक हो जाए, इसीलिए एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, चलिए हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक, प्रत्याशी समाजीकरण, तो आपने सुना होगा इलेक्शन वगैरह में प्रत्याशी वर्ड यूज किया जाता है। प्रत्याशी मतलब आगे वो बनना चाह रहे हैं, जिस चीज के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं वो बनना चाह रहे हैं, इसीलिए उसको प्रत्याशी कहा जाता है। ठीक, विधायक प्रत्याशी यानी कि वो विधायक बनने चाह रहे हैं। ठीक, तो प्रत्याशी समाजीकरण यानी कि जिस समूह का आप हिस्सा बनना चाहते हैं उस समूह के लिए आप ट्रेनिंग करते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं, उस तरह के मूल्यों और मानकों को मानना ग्रहण करना सीखना शुरू कर देते हैं, तो उसको प्रत्याशी समाजीकरण कहा जाता है। प्रत्याशी समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक अंततः क्रियाओं द्वारा सुगम होती है। तो क्या होती है? सामाजिक अंततः क्रियाओं द्वारा सुगम होती है, जिसमें गैर समूह के सदस्य उन समूहों के मूल्यों और मानकों को ग्रहण करना सीखते हैं जिनमें वो शामिल होने की इच्छा रखते हैं। यानी कि अभी उस समूह के वो सदस्य नहीं है, लेकिन वो उस समूह के मूल्यों मानकों को ग्रहण करना, उनके तौर तरीकों को सीखने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक, इच्छा रखते हैं, उसके हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं, बनना चाहते हैं। ठीक, ताकि समूह के उनके प्रवेश को आसान बनाया जा सके। अब ये सारी चीजें अगर वो सीखे होंगे तो आसानी से उस समूह का हिस्सा बन जाएंगे, और अगर वो उस समूह के द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं तो आसानी से उस समूह में रह सकते हैं, उस समूह में रहने के सक्षम हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि अगर एक फादर पेरेंट्स जो है अगर पेरेंट जो है वो क्या करते हैं, अपनी डॉटर को कुकिंग करना सिखा रहे हैं, या और घर की चीजें सिखा रहे हैं कि होम होमवर्क कहेंगे तो दूसरी चीज हो जाएगी, यानी कि घर के जो भी और काम काज होते हैं अगर वो चीजें सिखा रहे हैं, ठीक, तो किस लिए सिखा रहे हैं? क्योंकि उसकी मैरिज होने वाली है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उसकी मैरिज होने वाली है और इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि वो एक गुड वाइफ बन सके या गुड डॉटर इन लॉ बन सके, यानी कि अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बन सके। इसके लिए जो है वो उसको सिखाया जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो वाइफ या डॉटर इन लॉ बनी नहीं है, अभी उसकी शादी हुई नहीं है, उसके पेरेंट्स उसको पहले से सिखा रहे हैं ताकि वो अच्छी एक वाइफ बन सके, अच्छी डॉटर इन लॉ बन सके। ठीक, तो उस समूह का हिस्सा अभी वो नहीं बनी, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें सिखाई जाती है। जैसे बहुत सारी चीजें आपके यहाँ जितनी भी जॉब्स होती है सब में ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग जो है वो क्या है? वो प्रत्याशी समाजीकरण है, वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ट्रेनिंग जो कॉन्सेप्ट आता है ट्रेनिंग का, वही प्रत्याशी समाजीकरण में एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक, The concept of anticipatory socialization first defined by sociologist R.K. Merton। सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया है सोशोलॉजिस्ट R.K. Merton द्वारा। As its origin in 1949 study of United States military। तो ये इनकी स्टडी कहाँ पे हुई थी? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री में इन्होंने 1949 में स्टडी किया था। Which he found that private who modeled their attitude and behavior on those of officers were more likely to be promoted than those who don't। तो वहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो बड़े ऑफिसर को कॉपी कर रहे हैं, बड़े ऑफिसर्स को मॉडल कर रहे हैं, यानी कि उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादातर चांस था उनके प्रमोशन का उनके मुकाबले में जो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे थे। ठीक, उसी को इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा
जिसे सबसे पहले समाजशास्त्री रॉबर्ट कैमर्टन द्वारा परिभाषित किया गया था। ठीक, इसकी उत्पत्ति 1949 में हुई थी, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने ये पाया कि ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जो बड़े अधिकारियों को कॉपी करने की, अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को मॉडल करने की, यानी कि उनके जैसा अपने दृष्टिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने व्यवहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पदोन्नति की ज़्यादा चांसेस थे, संभावना थी उनके मुकाबले में जो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे थे। इसीलिए उसको उन्होंने प्रत्याशित समाजीकरण का नाम दिया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं बता दूं आपका जो क्वेश्चन था कि जो भी हम लोगों की क्लासेस हो गई हैं उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस कैसे मिलेंगी, वो सीक्वेंस वाइज ही मिलेंगी आपको। आपको जाना है ऐप पे, आप ओपन करेंगे, वहां पे आएगा आपका परचेस्ड कोर्सेज। ठीक, फिर वहां पे परचेज कोर्सेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आता है, एक आता है लाइव क्लासेस और एक आता है कंटेंट। तो लाइव क्लासेस में सबसे पहले आपको देखना है, लाइव क्लासेस में सीक्वेंस में